डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज्योग्राफी ये सेक्शन से आता है और इस चैप्टर के अंदर हमने प्रीवियसली कुछ लेक्चर्स देख लिए थे जिसमें हमने इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर बात की। हमने इंडस्ट्रीज की डिपेंडेंसी एक दूसरे पर, मतलब एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर पे भी बात की। इवन इसके फीचर्स भी देखे, इसका क्लासिफिकेशन भी देखा और डिटेल में देखा कि इनको जब डिवाइड हम कर रहे हैं तो कैपिटल के बेस पे, रॉ मटेरियल के बेस पे, रॉ मटेरियल के सोर्स के बेस पे और रोल के बेस पे, ओनरशिप के बेस पे इनको डिवाइड किया जाता है। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है, ये सारी चीजें भी हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर आपने सैंपल पेपर देखा हो क्लास 10th टर्म 2, तो हमने वैसे इसका सॉल्यूशन ही बना दिया है, सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन बन चुके हैं। इसमें जब हम इस चैप्टर को देख रहे हैं तो इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा और वो शॉर्ट क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में। एमसीक्यूज की बात करें, उस एमसीक्यूज का जो मतलब एक्चुअल में जो इंपॉर्टेंस है वो है एनटीएससी के एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि टर्म 1 तो है नहीं और इस बार सैंपल पेपर जैसा बता रहे हैं तो ऑफ कोर्स शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, तो इसको डिटेल में आपको समझना पड़ेगा। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ना, ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से ही मार्क्स देके जाएगा। जितने भी अब जो हम पढ़ेंगे, मतलब एग्रीकल्चर के बिहाफ पे, मिनरल के बिहाफ पे इंडस्ट्रीज को डिवाइड करना और हर एक इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में डिस्कशन करना, ये जो चीजें हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बनते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, हो सकता है हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री भी पढ़ लें, ठीक है। तो क्या होता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, क्या होता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, थोड़ा अच्छे से सुनना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो छोटे छोटे टैग्स बनते हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो करें शुरू, चलिए। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब, अगर मैं बहुत ही सिंपल फॉर्म में कहूं तो एग्रीकल्चर पे बेस्ड कौन कौन सी इंडस्ट्री है, मतलब जहां से एग्रीकल्चर इनको रॉ मटेरियल देता है और वहीं से फिर ये इंडस्ट्री चालू होती है। ये एक तो ये इंडस्ट्री होती है जो एग्रीकल्चर से शुरू होती है और दूसरी होती है जो मिनरल्स पे डिपेंडेंट होती है। देखो, कोई भी रॉ मटेरियल जो मिलता है ना हमें, या तो वो हमें एग्रीकल्चर से मिलता है या फिर वो मिनरल्स की फॉर्म में मिलता है। तो अगर एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल लिया जा रहा है, हालांकि है तो इंडस्ट्री, फॉर श्योर मशीन का यूज होगा, मतलब प्राइमरी सेक्टर में जब हम मशीन का यूज करते हैं तभी तो सेकेंडरी सेक्टर बनता है। वैसा ही है ये भी, एग्रीकल्चर से क्या चीजें मिल रही हैं उसको आप कन्वर्ट करो किसी दूसरे सब प्रोडक्ट में और वो हो जाएगा आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो कह दो या एग्रीकल्चर कह दो, एक ही बात है। दूसरा, मिनरल बेस का मतलब मिनरल आपको रॉ फॉर्म में मिलेगा, मशीन की हेल्प लो, उसको मतलब यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो, तो वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। तो उसी चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस लेक्चर में। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को जैसे आप देख पा रहे हैं यहां पे हमने डिवीजन किया है इनका, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, सिल्क टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल, शुगर में या एडिबल ऑयल्स में, ठीक है। ये इंडस्ट्रीज हमने डिवाइड कर दी और ये क्या है बेटा, ये है एग्रीकल्चर पे बेस्ड इंडस्ट्री। अगर मैं कहूं इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्रीज हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो ये 3 इंडस्ट्रीज हैं, कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री। हालांकि इनका भी इंपॉर्टेंस है। सिल्क हमारे लिए ज्यादा मतलब अब तो नहीं है, लेकिन जब बांग्लादेश हमारे साथ हुआ करता था या हमारा हिस्सा हुआ करता था तब ये इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा फ्लॉरिश हुई, ठीक है। आजकल तो एक्चुअल जो जेन्युइन सिल्क होता है वो मिलता ही नहीं है, बहुत ही रेयरली मिलता है और मिलता है तो आप पहचान नहीं सकते हो क्योंकि आजकल इतने टाइप की मिलावट है कि सिल्क का जैसा डुप्लीकेट भी बना देते हैं। वुलन इंडस्ट्री ये भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ऑफ कोर्स ये भी हमारे यहाँ पर ज़्यादा नहीं चलती, हम ज़्यादा इसको मैन्युफैक्चर नहीं करते, ठीक है, एक्सपोर्ट लेवल का। शुगर इंडस्ट्री बहुत है और एडिबल ऑयल्स भी काफ़ी हमारे यहाँ पे चलता है, ठीक है। लेकिन मेजरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दीज 3 इंडस्ट्रीज यू नीड टू स्टडी। सबसे पहली बार एक बार अगर इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो कॉमनली क्या क्या चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती है उस पर बात करेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती क्या है, अगर मैं टेक्सटाइल की बात करूं, यहां 10 बार वर्ड आ गया। टेक्सटाइल का मतलब क्या, टैक्स देने से है? नहीं, टेक्सटाइल का मतलब यहां पे क्लोथ से है, कपड़ों से है, ठीक है। तो ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, तो यहां पर कुछ डेटाज हैं, उन डेटाज को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब कपड़ों वाली इंडस्ट्री का सेंस अगर देखें तो भाई विश्व की, वर्ल्ड की 2nd हम लार्जेस्ट कंट्री हैं। कितने सारे लोग होंगे एस्टिमेशन, हालांकि अभी
एक्चुअल डेटा तो नहीं है, लगभग 140 करोड़ के आसपास हो जाएंगे हम, ऐसा माना जा रहा था 2011 के हिसाब से। तो 140 करोड़ के हिसाब से कितना ज्यादा कंजप्शन होगा क्लोथ्स का, सोचो एक बार। तो यहां पे इसका कंट्रीब्यूशन अगर हम बात करें, कंट्रीब्यूशन इसका टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लगभग 14% है, कि टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज के थ्रू जो भी चीजें प्रोड्यूस होती है उसमें जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसका जो प्रोडक्शन है ये लगभग 14% है। ठीक है, इस इंडस्ट्रीज में अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो लगभग 35 मिलियन पीपल आर एक्चुअली एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। इस सेक्टर में 35 मिलियन पीपल। और देखो, एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा इसी इंडस्ट्री के अंदर लोग जुड़े हुए हैं, कपड़ों वाली इंडस्ट्री में। ठीक है, और देखिए अगर हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो हमारी जो अर्निंग्स हैं वो लगभग 25% है। 25% अर्निंग्स हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आती हैं, इन सबको मैं इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है, उससे आती हैं। और जीडीपी में भी इसका जो पार्टिसिपेशन है लगभग 4% है। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? तो देखो यहां पर 14% टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन, 35 मिलियन पीपल आर एंगेज इन दिस सेक्टर। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो 24.6 कह दो या 25% एवरेज कह दो। इसके अलावा टोटल जीडीपी का 4% तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही आता है हमारे। ये केवल एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक का काम सारा का सारा एक सेगमेंट में होता है, टेक्सटाइल। भाई जैसे कॉटन है, कॉटन बॉल्स ग्रो की, उनका मेन इंटेंशन क्या है? उससे कपड़ा बनाना। कॉटन बॉल से खेलोगे थोड़ी, नहीं। तो ऐसे में ये इंडस्ट्री केवल एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो खुद के अंदर ही, जिसके पास में कंप्लीट वैल्यू है ऑफ एवरीथिंग, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक चीजें ऐड होती जाती हैं और वैल्यू उसमें बढ़ती जाती है। कॉटन बॉल की कीमत कुछ और होगी, फिर उसी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसी और में, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसी और में। जैसे आपको यहां दिख रहा होगा कि भैया कॉटन बॉल लिया जो कि आपका रॉ फाइबर है, उसको फिर आपने स्पिन किया जो कि आपका अब धागा बन गया, उसको फिर आपने वापस से धागा बना करके उसको, मतलब जो भी उसकी चेन होती है उस चेन के अंदर उसको कन्वर्ट किया और एक साथ जोड़ते 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 एक फैब्रिक बना दिया। फैब्रिक के बाद उसमें आपने कलरिंग कर दी। अब इसको एज ए रॉ मटेरियल भी आप भेजते हो। बहुत सारे होते हैं ना वो थान के अंदर कपड़े बना करके रोल करके भेज देते हैं, कलर बनाकर, कलर करके वो गारमेंट, या फिर इसको आप स्टिच करवा करके बेचते हो। फाइबर के प्रोडक्शन से, उसको स्पिन करके धागा बनाने से, उसको कपड़े में कन्वर्ट करके उसको रंग करने से लेकर गारमेंट बनाने तक, ये पूरा एक चेन में काम करता है। इनमें से एक हिस्सा भी उड़ा दोगे अगर आप, तो ये आगे चेन नहीं बढ़ सकती। तो ऑल एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो यहां अगर एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो धीरे 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 रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक पूरा एक चेन होता है। उस चेन को ये क्या करते हैं, पूरे उस चेन को ये फॉलो करते हैं और फाइनली एक फिनिश गुड बन के तैयार होता है जिसको आप और हम सब कंज्यूम करते हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो ये तो एक एवरेज बात हमने करी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, हालांकि इट वॉज जस्ट एन सिंपल इंट्रोडक्शन। हाँ, लेकिन ये भी जरूरी है, एनटीएससी के एग्जाम में छोटी छोटी डेटाज आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आगे देख लो। अगर मैं इंडिविजुअल इस टॉपिक को देखूं तो एक एक करके अपन कुछ इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। ठीक है, चलिए, सबसे पहली चीज, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज का नहीं, बहुत पुराने टाइम से हमारे यहां यूज हो रही है और इसकी टेक्निक्स भी हमारे पास में बहुत बहुत पुरानी है। लेकिन हां, आज 18वीं सेंचुरी तक तो सिचुएशन कुछ और थी। उसके बाद में मशीन का इंट्रोडक्शन हुआ और मशीन ने हाथ से बनने वाले कपड़े की जगह ले ली। आजकल जो रेडीमेड क्लोथ्स होते हैं वो बनते हैं, हैंडमेड क्लोथ्स हम नहीं देखते, मशीन मेड पहनते हैं। तो हमारे इंडिया की बात करें तो एंशिएंट टाइम से ही हमने कॉटन बॉल्स को यूज किया है, उससे फैब्रिक में उसको कन्वर्ट किया, फिर उससे क्लोथ्स हमने बनाए हैं। ठीक है, लेकिन 18वीं सेंचुरी के बाद से ये चीजें धीरे धीरे डिक्लाइन होती गई है। हमारे यहाँ स्टिल हैंडमेड क्लोथ्स मिलते हैं जो कि होते हैं आपके खादी वाले, बट वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। दैट इज वाई उसका कंजप्शन बहुत कम है। आगे देखिए। अच्छा, एक और चीज बताऊं, इंग्लिश का एक वर्ड याद आ गया मुझे, हैंड डाउन क्लोथ्स। हैंड डाउन क्लोथ्स अंग्रेजी का है थोड़ा सा। हैंड डाउन क्लोथ्स का मतलब होता है जैसे
पहले कोई बड़ा भाई है, बड़े भाई के कपड़े छोटे भाई ने पहन लिए, तो जो पहने हुए कपड़े कोई पहनता है ना, तो वो हैंड डाउन क्लोथ्स होता है। अगर मैंने कहा कि मेरे पहने हुए कपड़े किसी ने पहने, तो मैं यहां पर लगा दूंगा हैंड मी डाउन क्लोथ्स। हैंड मी डाउन क्लोथ्स मतलब मेरे पहने हुए कपड़े किसी और ने पहने, तो इंग्लिश का वर्ड था। हैंडमेड क्लोथ्स बोला था ना मैंने, तो उससे थोड़ा सा याद आएगा, तो देख लेना, ठीक है बेटा। आगे देखो, वैसे 10th के एक चैप्टर के अंदर आता है, वांडा वाला चैप्टर है ना इंग्लिश का, तुम्हारे इंटरेस्टिंग चैप्टर 100 ड्रेसेस, उसमें था ये वर्ड, ठीक है, मैंने वहीं से उठाया। तो 18th सेंचुरी के बाद में यहाँ पे जो पावर लूम्स आ गए, हैंडलूम्स की जगह, आपने सुना होगा ना नेशनल हैंडलूम, तो वो हैंडलूम की जगह पावर लूम्स आ गए, मतलब बिजली से बनना शुरू हो गया। दूसरी बात, ये हमारी एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी जिसको धीरे 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 चेंज कर दिया गया। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज बहुत ही बुरी स्थिति में आ गई जब कॉलोनियल टाइम ड्यूरेशन ही आ रहा, उन्होंने इसको एक तरीके से बिल्कुल तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। वहां से मशीन मेड क्लोथ्स लेकर आते थे ब्रिटेन वाले, हमारे यहां पर बेचते थे, हमें फोर्स करते थे टू बाय दैट। इंग्लैंड की मील से बनने वाले कपड़े, मशीन मेड क्लोथ्स, एक तरीके से हमारे इस ट्रेडिशनल इंडस्ट्री पे हावी हो गए और पूरी तरीके से हमारी इस इंडस्ट्री को इन्होंने बर्बाद कर दिया। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश इन बॉम्बे 1854। याद रखना, यहां पर अगर आ जाता है द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल, सक्सेसफुल अगर मैं हटा देता हूं तब इसका आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, देखो भाई, सबसे पहली कॉटन मिल जो लगी थी वो लगी थी 1818 में कैलकाटा के पास, 1818 में कैलकाटा के पास, बट ये फेल हो गई थी। इसी कारण से जो मतलब अगर ऐसे आते हैं ना फर्स्ट सक्सेसफुल, तब तो आपको बॉम्बे कहना है, और केवल यहां पर फर्स्ट कॉटन मिल आ जाता है तो आपको बॉम्बे नहीं कहना है, आपको कैलकाटा कहना है, ठीक है। तो याद रखना, यहां पे सक्सेसफुल वर्ड से हो सकता है आपको कंफ्यूज करें। तो पहली हमारे यहां पर जो कॉटन मिल थी वो कैलकाटा में लगी थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई, इसलिए उसको कंसीडर ही नहीं किया जाता। पहली सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल जो लगी थी हमारे बॉम्बे में लगी थी 1854। बट अगर ये सक्सेसफुल हटा दे तो आपको फिर करना है 1818, कब, कहां, कैलकाटा में। इसके बाद में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब तक, द टू वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुई थी। पहली वर्ल्ड वॉर 1914 टू 18 के बीच, दूसरी वॉर 1939 से 45 के बीच। तो ये जो 2 वर्ल्ड वॉर हुई, इन 2 वर्ल्ड वॉर के कारण जो इंडिया था उससे जो एक्चुअली वेल्थ थी वो एक तरीके से सक की जाने लगी ब्रिटेन के थ्रू, जिससे कि वो अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकें। तो ऐसे में इन्होंने हमारे ऑब्वियसली हमारी जो भी वेल्थ थी उस सारी वेल्थ को क्या कर दिया, एक तरीके से ग्रैब कर गए, वो खा गए, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ भी है कि ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उन्होंने हमारे इंडस्ट्रीज लगा दी, लेकिन ये सारी इंडस्ट्रीज किस तरह की थी, ये इंडस्ट्रीज वो थी जो कि केवल बेनिफिट देने के लिए थी ब्रिटिशर्स को। वो हमारे यहाँ पे मशीन मेड क्लोथ लेकर आते थे, हैंडमेड क्लोथ हमारे यहाँ से लेके जाते थे, बेच देते थे ऊंचे रेट्स पे यूके में, सस्ते वाले हमें दे देते थे और हम तो बिल्कुल सीधे थे, तो हम उनको एक्सेप्ट कर लेते थे। तो इन्होंने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ स्टैब्लिश करी और हमें तो तबाह कर दिया इन्होंने, कुछ छोड़ा नहीं। देखो आगे, इसके बाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज धीरे 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 जहां पे कॉटन ग्रो होता है, जैसे महाराष्ट्र एंड गुजरात, वहां पे जाकर के क्या हो गई, एक तरीके से एस्टेब्लिश हो गई उसके आसपास वाले रीजन में। आपने सुना होगा कि सूरत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कपड़ों के मामले में। तो ऐसे में अच्छा एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, अगर आपने भी सुना हो इसके बारे में तो बताना मुझे, कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ठीक है। मैनचेस्टर क्या था, मैनचेस्टर इंग्लैंड है ना, वहां पे इंडस्ट्रीज लगी हुई बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो वहां से हमने एक तरीके से कहते हैं ना कि वो हमने आदर्श माना, आइडल माना, तो उसके हिसाब से इंडिया का मैनचेस्टर कौन सा है, तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहलाता है अहमदाबाद, ठीक है, याद रहेगा। अगर कुछ बच्चे राजस्थान के हैं तो राजस्थान के लिए पूछा जाता है कि मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, भीलवाड़ा, ठीक है। एक और चीज बताऊं, दोबारा सुनना, 4 क्वेश्चन रिलेटेड है इससे, मुझे चारों याद आ गए तो मैं आपके साथ शेयर कर लूं तो अच्छी बात है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है अहमदाबाद को, राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है किसको, भीलवाड़ा को। और अगर मैं बताऊं मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, यहां पे नॉर्थ इंडिया अलग होगा और साउथ इंडिया अलग होगा। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है कानपुर को, और मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है किसको,
कोयम्बटूर को तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु का जो कोयम्बटूर है उसे कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कानपुर, और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद, मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान भीलवाड़ा, ठीक है, याद रहेगा। यहां पे इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा फैली हुई है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो कॉटन इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो ये कंसंट्रेटेड हो गया कहां कहां, महाराष्ट्र एंड गुजरात, इसीलिए गुजरात का अहमदाबाद आर कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो यहां पर रॉ मटेरियल काफी अच्छी तादाद में मौजूद है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आसानी से ये पहुंच जाता है जहां जहां पर इनकी इंडस्ट्रीज लगी, और वहां से फिर इनका जो प्रोडक्शन होता है वो तेजी से रैपिडली ग्रो कर जाता है। इस इंडस्ट्रीज के हमेशा से लिंक रहे हैं एग्रीकल्चर से भी और फार्मर्स की लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। जो कॉटन बॉल्स होती हैं उसको ग्रो करने से लेकर उसको पिक करने तक, उसको स्पिन करने से, फिर जो डाई करना, फिर जैनीज मतलब वही स्पिनिंग जो रोल होता है उसको करना, फिर इसको पैक करके बेचना, टेलरिंग, और फिर कपड़े तैयार करके बेचना, ये इंडस्ट्री एक दूसरे के साथ में काफ़ी लोगों को रोजगार देती है। कनेक्शन इसका काफ़ी गहरा है एग्रीकल्चर से लेकर जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वहां तक। इसके अलावा जितने भी लोग इस पे डिपेंडेंट है, ये जो इंडस्ट्री है क्रिएट करती है ग्रेट डिमांड इन मैनी इंडस्ट्रीज, जैसे केमिकल इंडस्ट्री, डाइंग इंडस्ट्री, फिर जो मिल स्टोर्स हैं, पैकेजिंग्स हैं, मटेरियल इंजीनियरिंग वर्क हैं, इन सब चीज़ों के अंदर इस इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। कुल मिलाकर के सिंपल सी बात है, कॉटन फैब्रिक जो टेक्सटाइल है या कॉटन टेक्सटाइल जो है उसके ऊपर बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज भी डिपेंडेंट है। सोचो, कॉटन क्लोथ्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बिकते हैं, हमारे यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है, हमारे यहाँ पर जो अलग अलग इंडस्ट्री है वो जिस हिसाब से काम करती है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। तो ऐसे में ये जो इंडस्ट्री है इसका काफ़ी ज़्यादा लिंकेज है दूसरी इंडस्ट्रीज़ के साथ भी, इसीलिए यहाँ पर एक लाइन कही गई है। स्पिनिंग अगर हम बात करें तो आज भी कई सारी जगह ऐसी है जहाँ पे स्पिनिंग की जाती है हाथ से। महाराष्ट्र वो प्लेस है, गुजरात है, तमिलनाडु है, यहाँ पे जो वीवर हैं वो आज तक मतलब यहाँ से बहुत सारे वीवर्स जो हैं वो पूरे इंडिया के अंदर डिसेंट्रलाइज्ड हुए, लेकिन मेजरली यहाँ पर ही महाराष्ट्र वगैरह के आसपास, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु वाला रीजन है जहाँ पर इस तरह का काम किया जाता था और किया जा रहा है। इस इंडस्ट्री के बारे में और मैं बात कहूँ तो अच्छा, एक ये मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि 1818 के अंदर कैलकाटा के पास में फोर्ट ग्लॉस्टर जो मील थी वो एस्टेब्लिश की गई, बट ये फेल हो गई। सेकंड मील लगाई गई 1854 के अंदर डाबर, KGN डाबर के थ्रू। यहां पर ये मील चल बसी मतलब चलने लग गई, चल बसी नहीं कहना ना, वो चलने लग गई और अल्टीमेटली ये एक सक्सेसफुल मील साबित हुई हमारे लिए कॉटन टेक्सटाइल की। इसी कारण से हमारा एक अच्छा क्वेश्चन इससे तैयार हो जाता है। इसके सामने कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है, नो डाउट। हो क्या प्रॉब्लम्स है, लेट्स सी। कि भाई यहां पे जो भी प्रोडक्शन होता है स्मॉल यूनिट्स में होता है और ये छोटे छोटे मार्केट्स के अंदर ही कंसंट्रेटेड है, आगे ज़्यादा बढ़ नहीं पाता। चाहे दूसरे प्रोडक्शन करने से लेकर के फिर जो दूसरे स्टेप्स होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, चाहे वो स्पिन करके यार्न बनाना हो या फिर उसको फाइबर में कन्वर्ट करना हो, क्लोथ्स में कन्वर्ट करना हो, ये पूरा जो प्रोसेस है ये एक जगह पर हाई क्वालिटी यार्न दैट प्रोड्यूस इन कंट्री, मतलब यहाँ पर आप कहो कि अच्छी क्वालिटी का या फिर एक बहुत ही फाइन तरीके से एक ही जगह पर सारी चीज़ें कंसंट्रेटेड हो जाए तो वो भी नहीं होती हमारे यहाँ, ठीक है, उसकी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। और अच्छी क्वालिटी का कॉटन एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, हमारे पास बचता नहीं है। हमारे पास जो मशीनरी है वो बहुत पुरानी है। आज भी आप देखोगे तो आपने देखा होगा बहुत सारे मूवीज़ में कैसे एक रस्सी होती है, उस रस्सी को ऐसे खींचा जाता है, फिर एक धागा होता है, फिर उसको ऐसे प्रेस किया जाता है, फिर ऐसे खींचा जाता है, प्रेस किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे वो क्लोथ तैयार होता है। तो आज भी ऐसी मशीनरी ओल्ड स्टाइल की आज भी एग्जिस्ट करती है, इस कारण से भी फ्लॉरिश नहीं हो पा रहा। पावर कट हमारे यहाँ हमेशा होता है, प्रोडक्टिविटी हमारी स्लो है, हमारे पास में कंपटीशन जो है वो बहुत बड़ा कंपटीशन है सिंथेटिक फाइबर का। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक्चुअल में जो फाइबर मिलता है वो आप पता ही नहीं लगा सकते हो। अपन मिक्स बोलते हैं ना कई बार, ये कॉटन का है क्या, शॉप वाले के पास जाके बोलते हैं भैया प्योर कॉटन है क्या, तो बोलता है मैं मिक्स में है। मिक्स में क्या होता है, वो सिंथेटिक फाइबर होता है, एक्चुअल में वो कॉटन नहीं होता, बट कॉटन कह के आपको बेच दिया जाता है। तो कॉटन क्लोथ्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं
और काफ़ी अच्छे भी होते हैं, बहुत सूदिंग होते हैं गर्मी के अंदर। बट प्रॉब्लम क्या है, इसका कंपटीशन किससे है? सिंथेटिक फाइबर से है, और ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसका कंपटीशन एक ऐसी चीज़ से है जो काफ़ी चीपर है और काफ़ी ज़्यादा टाइम तक चलने वाली है। ड्यूरेबिलिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, कॉटन की ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि वो श्रिंक होता है। ये हो गया। ट्रेड किस किस के साथ करते हैं अपन, कि भैया हम जो यान है उसको बेचते हैं किसको? एक्सपोर्ट करते हैं हम जापान को, फिर जापान मशीन से कन्वर्ट करता है, फिर हमें ही बेच देता है, हम इससे वापस से फिनिश प्रोडक्ट के तौर पर इसे ले लेते हैं। हम गारमेंट्स में भी ट्रेड करते हैं। वर्ल्ड के टोटल गारमेंट्स की अगर अपन बात करें तो 4% गारमेंट्स का ठेका अपने पास में, मतलब अपन इसको रखते हैं। रेडीमेड क्लोथ्स के बारे में बात करें तो हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को, यूके को, रशिया को, फ्रांस को, यूरोपियन कंट्रीज को, नेपाल, सिंगापुर और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। कपड़ों के मामले में अपना काम ठीक चलता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे यहां पर? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बताओ? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, हमारे यहां पर ये जो टेक्सटाइल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हमने लगा रखी है, कॉटन इंडस्ट्रीज, इनके साथ में हमारा कंपटीशन इनके साथ नहीं है। हमारे पास क्वालिटी की, क्वांटिटी की कोई दिक्कत नहीं है, हमारा है शो ऑफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। जैसे आपको एक बात बताता हूं, कॉटन टेक्सटाइल के अंदर एक इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़ा नाम था मफतलाल, ठीक है, मफतलाल। अब क्या हुआ, ये जो मफतलाल है ये क्या बनाता है? ये कपड़े बनाता है, ठीक है। ये कैसे बनाता है कि भैया वो रॉ कपड़ा होगा, आपको स्टिच करवाना पड़ेगा टेलर के पास जाकर के। अब ये मफतलाल नाम सुनते बोलेगा मफतलाल का कपड़ा। तुम सोचो, तुम जाके कहो कि आज तो मैं मफतलाल का कपड़ा पहन के आया, ऐसे थोड़ी बोलोगे। तुम ब्रांड दिखाते हो ना कि देखो ये एडिडास का पहना हुआ है मैंने, ये लेवाइस का पैंट लेकर आया। ऐसे कोई जाके बोले मैं मफतलाल का लेकर आया हूं, तो हमारी थिंकिंग कैसी होगी? हमारी थिंकिंग शो ऑफ वाली होगी, जबकि सबसे फाइन क्वालिटी के कपड़े बनाते हैं मफतलाल। तो इन्होंने ये बात समझ ली कि भैया जमाना बदल रहा है, हमें ही बदलना पड़ेगा। इन्होंने अपना नाम बदल करके रख दिया मुफ्ती। मुफ्ती, डबल एफ आता है आई थिंक, तो मुफ्ती। अब वो जो मुफ्ती का आउटलेट है, जो ब्रांड है, अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना तो आप सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि मफतलाल एक्चुअल में ब्रांड था, उसका नाम इन्होंने चेंज किया, आज के हिसाब से ट्रेंडिंग रेम इन्होंने रखा है, और मुफ्ती है वो। अब बोल सकते हैं इसका बड़ा मुफ्ती का पहना हुआ है, ठीक है, स्वैग है तुम्हारे बातों में। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट पे बात करें अगर अपन, तो कॉटन टेक्सटाइल का इतना सही था, इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको सारे बता दिए। याद रखना मैनचेस्टर वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है, तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। और ये जो डेटाज हैं वो तो आप याद रखेंगी। हालांकि हमारा देखा जाए तो कॉटन टेक्सटाइल के अंदर पार्टिसिपेशन कम है, और ज्यादा हो सकता था, बट ड्यू टू आवर प्रॉब्लम्स वी आर नॉट ग्रोइंग अप। नेक्स्ट इंडस्ट्री आती है हमारी, दैट इज जूट इंडस्ट्री। बहुत सारे बच्चे तो इसके बारे में जानते ही नहीं होंगे, काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में से एक है, बट प्रॉब्लम क्या है, इसका ज्यादा यूज हम खुद ही नहीं कर रहे हैं। हम इसका पैकेजिंग में बहुत यूज कर सकते हैं जूट का। बहुत सारे जो क्राफ्ट आइटम्स होते हैं उसमें जूट का यूज होता है, बैग्स, कैरी बैग्स जो होते हैं वो जूट से बनते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, इस इंडस्ट्री को हमने ग्रोथ दिया ही नहीं, इसको वैल्यू ही नहीं दिया हमने, इस कारण से ज्यादा नहीं बढ़ पा रही है। जबकि अगर देखा जाए तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हमारे लिए, लेकिन लोगों को इसका मतलब लोगों का कंसेप्शन जो है इसको लेकर के या पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो नहीं है। ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज में बहुत ही वैल्यूएबल प्लेस रखता है। इंडिया का फर्स्ट नंबर है वर्ल्ड वाइड, सेकेंड नंबर पे है एक्सपोर्ट के मामले में, और प्रोडक्शन के मामले में हमारा इंडिया की रैंक फर्स्ट है। लगभग 3.7 लाख वर्कर्स डायरेक्टली इससे रिलेटेड हैं, और लगभग 40 लाख स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं दे आर डिपेंडेंट ओवर जूट इंडस्ट्री। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं इनडायरेक्ट मैनर में, जैसे रॉ जूट ले लिया, उससे धागा बनाया, उससे फिर दूसरी चीजें इन्होंने बना करके दिया, वो इस तरह का इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट्स है, बेचना, खरीदना, इस तरह की चीजें। तो अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट है जूट इंडस्ट्री, बट सेम प्रॉब्लम, इसको भी उतना वैल्यू हम नहीं कर रहे हैं। हम चीजें हैंडमेड से ज्यादा मशीन मेड में बिलीव करते हैं, दैट इज व्हाई सच इंडस्ट्रीज आर नॉट बीइंग ग्रो। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लगभग 80 जूट मिल्स हैं इंडिया के अंदर। मोस्ट ऑफ दीज आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, और यहां पे जो हुगली रिवर है उसके पास में मैक्सिमम जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सेटअप है,
और लगभग 98 किलोमीटर लॉन्ग, 3 किलोमीटर वाइड एरिया के अंदर ये इंडस्ट्रीज लगाई हुई है, मतलब सिचुएटेड है लगभग 98 किलोमीटर लंबे एरिया में और 3 किलोमीटर चौड़े एरिया में। इसी कारण से ये जो जूट इंडस्ट्रीज हैं वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड है, जैसे आप जान गए, और इसी कारण से वेस्ट बंगाल का जो ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा है इस इंडस्ट्री के कारण, अगर टेक्सटाइल में बात करूं तो। हालांकि मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज थी टेक्सटाइल की वो बंगाल वाले साइड में ही तो थी। चाहे सिल्क की बात करें तो आज जो वो देश बांग्लादेश अपना कह सकता है कि सिल्क हमारा हुआ करता था, लेकिन नहीं, यही तो पार्ट था, उसी का तो एक हिस्सा था वेस्ट बंगाल, उसी का तो हिस्सा बना। बांग्लादेश के 2 टुकड़े हुए, 1905 में एक हिस्सा बांग्लादेश कहलाया और एक हिस्सा वेस्ट बंगाल कहलाया। ऐसा ही तो था, 1905 के अंदर डिवीजन हुआ था, बांग्लादेश हमसे 1905 में अलग हो गया था। कुछ इंडस्ट्रीज इनके पास चलेगी, कुछ इंडस्ट्री हमारे पास आ गई, उसमें से जूट इंडस्ट्री हमारे पास आई, जबकि सिल्क इनके पास चलेगी। चलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये जो रिवर्स हैं, मैक्सिमम ये जो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन नियर द हुगली रिवर इज के जहां पर भी जूट का प्रोडक्शन होता है ऐसे एरियाज के लिए वाटर ट्रांसपोर्टेशन यूज किया जाता है, सो दैट आसानी से ये कम्यूट किया जा सके, पहुंचाया जा सके एक दूसरी जगह पर। अच्छा नेटवर्क रेलवेज भी प्रोवाइड करता है, रोडवेज भी और वाटरवेज भी। इसके अलावा मील्स तक पहुंचाने के लिए भी हुगली रिवर के पानी को यूज किया जाता है। वाटर प्रोसेस के थ्रू रॉ जूट को कन्वर्ट किया जाता है, प्रोसेस मतलब साफ किया जाता है, देन फाइनली उसको कन्वर्ट किया जाता है थ्रेड में। लेबर यहाँ आसानी से चीप रेट्स में अवेलेबल हो जाता है। फिर इसके बाद कई सारे स्टेट्स के साथ में आपने मतलब वेस्ट बंगाल ने एडजॉइनिंग किया, मतलब एक तरीके से हाथ मिला करके जूट इंडस्ट्रीज के अंदर जो प्रोडक्शन था उसके पेस को बढ़ाया। वो बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे यूपी हो। कैलकाटा सबसे ज्यादा लंबे, आप कह सकते हो कैलकाटा में सबसे ज्यादा अर्बन एरियाज के अंदर कंसंट्रेटेड है जूट इंडस्ट्रीज का वर्क। बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटीज, ये सारी जूट इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट करने में काम में आती हैं और कैलकाटा इनसे मतलब सबसे ज्यादा वेल्थ गेन करता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, अच्छे से फोकस कर लेना। जूट इंडस्ट्रीज के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इसकी डिमांड जो है वो बहुत कम है। जूट कारपेट हो चाहे पैकिंग मटेरियल हो, उसकी डिमांड लगातार गिरती जा रही है। इसके प्रोडक्शन की कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा आती है। इसका कंपटीशन इंटरनेशनल मार्केट में तुम जानते हो सिंथेटिक फाइबर के साथ में है, और डिमांड इतनी ज़्यादा जूट इंडस्ट्रीज़ की हमारे देश में नहीं है, तो सोचो विदेशों में तो कैसे होगी। ठीक है, केवल आप इसको जूट इंडस्ट्री को शो पीस के लिए काम में ले पा रहे हैं आज। तो आज हमारे इंडियंस की हैबिट ये है कि इसको केवल एज अ शो पीस बनाने के काम में लिया जाता है, नथिंग एल्स। जबकि इससे और भी बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। इवन सबसे अच्छी चीज है प्लास्टिक बैग को हमें बंद करना चाहिए और इनको यूज करना चाहिए। हमें लेकिन बहुत शर्म आती है, पता है क्या करते हैं, किसी भी मॉल में आप जाओ, उनसे काफी ज्यादा आसानी से आपको ज्यादा अच्छा महसूस होगा कि उनके ब्रांड का कैरी बैग आप ले लेते हैं और जूट का बैग आप लेके जाना पसंद नहीं करते। जूट से बने हुए जो बैग्स होते हैं वो काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, और बेसिकली उनको बनाया इसलिए जाता है कि उससे उसका पैकेजिंग मटेरियल में वो काम में लाया जा सके। लेकिन तुम जानते हो ना, हमें तो दिखावे की लत लगी हुई है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण जो पैकेजिंग है, जूट इंडस्ट्रीज हैं, उसको थोड़ा सा पुशअप मिला है, थोड़ा सा वो आगे बढ़ाया गया है। 2005 के अंदर एक पॉलिसी लेकर आई गई थी जिसका नाम था नेशनल जूट पॉलिसी। इसका मेन इंटेंशन यही था कि इसकी प्रोडक्टिविटी के कारण, मतलब जूट इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा इंप्रूव किया जाए, इसकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए, अच्छी प्राइजेस में जूट फार्मर्स से लिया जाए, साथ ही साथ इसको पर हेक्टेयर जो इसका प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ाया जाए, सो दैट जो फार्मर्स हैं जो थोड़े से डिमोरलाइज हो रहे हैं इसके प्रोडक्शन को लेकर के या इसके साथ में जुड़े हुए रह करके, उनको थोड़ा सा आप अच्छे से थोड़ा मोटिवेटेड कर सकें, उनको बेनिफिट दे सकें, और जो ये मर रही इंडस्ट्री है इसको वापस से जीवित किया जा सके। एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए के साथ, कनाडा के साथ, रशिया के साथ, यूएई के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ और लास्टली यूके के साथ। तो ये इंडस्ट्री भी काफी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर हुआ क्या मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये इंडस्ट्री इतनी रैपिड ग्रोथ नहीं कर पाई जितनी इसको करनी चाहिए थी, ड्यू टू हमारी खुद की नेगेटिविटी और नेग्लिजेंसी टू दिस इंडस्ट्री। नेक्स्ट इंडस्ट्री पे आ जाते हैं, वो है शुगर इंडस्ट्री। बहुत ही फैबुलस। इंडिया जैसे नेशन में तो शुगर इंडस्ट्री काफी ज्यादा मतलब डिमांडिंग है। क्यों है? हमारे यहां पर कोई भी त्यौहार हो या
कोई भी ऐसा ओकेजन जहाँ पे कोई चीज़ बनती हो या खाने वाने का कोई हो कुछ भी काम, तो उसमें मिठाई बहुत कंपलसरी है। मिठाई तो होनी चाहिए, 2-3 टाइप की तो कम से कम होती है। तो ऑब्वियसली मिठाई है तो शुगर तो चाहिए ही ना। तो शुगर इंडस्ट्री जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे मतलब ग्रोथ करती है। हम खुद ही इतना कंज्यूम कर लेते हैं शुगर का, दुनिया में कोई नहीं करता होगा। दुनिया के अंदर बाहर जो दूसरे लोग हैं ना वो कम शुगर यूज़ करते हैं, और हमारे यहाँ तो ऐसा है कि जब तक चाय के एक कप के अंदर 2-3 चम्मच चीनी ना पड़े ना तो हमें लगता है कि यार चाय नहीं पी हमने। हम कुछ इस तरह के हैं, तुम्हारा पता नहीं बट मैं मेरा बता रहा हूँ। चलो आगे आ जाओ। देखो भाई, इस इंडस्ट्री की बात करें तो शुगर किससे बनेगा? शुगर केन से। शुगर केन मतलब गन्ने से। गन्ने से कई सारी चीजें बनती है, जगरीज बनती है मतलब गुड़ बनता है, इसके अलावा शुगर बनती है, ठीक है। तो शुगर की फॉर्म में ले लो चाहे जगरी या गुड़ की फॉर्म में ले लो, सारा का सारा डिपेंडेंसी है वो भी एग्रीकल्चर से हमें मिल रहा है, शुगर केन के थ्रू रस निकाला जाता है, रस से इन सारे दोनों चीजों को बनाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, इसको एक बार डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे कि इंडिया का सेकेंड पोजीशन है वर्ल्ड में शुगर के प्रोडक्शन के अंदर। हमारा देखा जाए तो अगर बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ और खंडसरी। अगर मैं इस खंडसरी के बारे में बात करूं तो ये एक तरीके का रॉ शुगर होता है, आप ऐसे कह सकते हो, मतलब केमिकल नहीं मिलाया जाए तो जो कच्चा शुगर होता है, शक्कर होती है, वो उसको खंडसरी कहते हैं। थोड़ा मोटा दाना होता है, शुगर मिलाने के बाद ये व्हाइट हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, उसके पहले तक खंडसरी इसको कहते हैं, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है? जैसे आपने गुड़ को मैश कर दिया हो और ब्राउनिश कलर होता है ना, वो होता है ये कच्चा शुगर कहते हैं इसको। इसमें केमिकल मिलाने के बाद में फिर वो व्हाइट कलर का जो शुगर आपको मिलता है वो यहाँ पर से अचीव होगा। तो पहला प्रोडक्शन है हमारा गुड़ के अंदर और खंडसरी के अंदर, जबकि शुगर के अंदर हम देखा जाए तो सेकंड पोजीशन पे हम स्टैंड करते हैं। ये बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, बल्कि इंडस्ट्री है, और तुम जानते हो हर एक तरीके से कई जगह पर इसको अलग अलग जगह पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, कई जगह से शुगर के इनको इंपोर्ट किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, इस तरह की चीज़ें फिर नेक्स्ट लेवल पे भेजी जाती हैं। टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पर 662 माइल्स एग्जिस्ट करती हैं हमारे इंडिया के अंदर, शुगर इंडस्ट्रीज, शुगर मिल्स जिसको कहते हैं। यूपी के बारे में बात करें, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये वो जगह है। इसके अलावा गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इन सभी एमपी, इन सभी जगहों पर देखा जाए तो शुगर केन प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। उसका मेन इंटेंशन है शुगर को प्रोड्यूस करना। अगर देखा जाए तो यूपी और बिहार, अगर यूपी, बिहार और इन सब को ऐड कर लिया जाए तो क्या है, लेट्स सी। अगर केवल मैं पूरी इस इंडस्ट्री की बात करूं तो यूपी, बिहार के अंदर ही टोटल 60% ऑफ मील्स आर अवेलेबल इन यूपी एंड बिहार। सबसे ज्यादा मतलब शुगर केन यही होता है और यहीं से फिर हम प्रोड्यूस करते हैं हमारी जो भी शुगर है एंड ऑल। ये इंडस्ट्री हमारी सीजनल इंडस्ट्री है। सीजनल इंडस्ट्री मतलब शुगर केन हर बार नहीं होता। कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस टाइप की फार्मिंग होती है, क्या ये रबी है या खरीफ है या फिर जायद है, किस टाइप की होती है शुगर केन, बताइएगा मुझे। और ऑब्वियसली जो ये सीजनल है, सीजनल मतलब एक सीजन आएगा, उस सीजन के बाद में ये कंसंट्रेटेड होगा उस सीजन तक ही, उसके बाद में जब इसको काट लिया जाएगा फिर प्रोसेस किया जाएगा, फिर होल द ईयर इसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूसली इसको बनाया जाता है। अगर मैं कुछ रिसेंट ईयर्स में क्या ट्रेंडेंसी रही है इन माइल्स की, किस तरह से कंसंट्रेटेड रहे हैं साउथ इंडिया में और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, उसको देखते हैं कि यहां पर अगर हम देखें तो जो शुगर केन है या फिर वो जो गन्ना है उसका जो प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा सदर्न पार्ट और हमारे वेस्टर्न पार्ट में ही होता है। यूपी बिहार वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। यहां पर जो क्लाइमेट चाहिए होता है वो कूलर क्लाइमेट चाहिए होता है, जो कि तुम जानते हो ना। अच्छा सुनो, जब मैंने आपको एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ाया था तब भी बताई थी चीज। जैसे शुगर केन है ना, शुगर केन, तो जैसे ये गन्ना है, तो गन्ना कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर जूस अवेलेबल होता है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें जूस अवेलेबल होता है, उसको चाहिए होता है टेम्परेचर कैसा, कूलर, उसको थोड़ा ठंडा क्लाइमेट चाहिए होता है। और ये जो ठंडा क्लाइमेट है ये तभी आप एंश्योर कर सकते हो, मतलब आपका वेदर अच्छा होना चाहिए, सपोर्टिंग होना चाहिए। और एक टाइम के बाद, अब मुझे जैसे मैंने आपके ऊपर क्वेश्चन दिया है कि आप मुझे बताओगे कि कौन से सीजन का पार्ट है, कौन से सीजन में इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो ऑटोमेटिकली सेकंड वाला पॉइंट तुम्हें समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग चलाओ। अगर हम कोऑपरेटिव्स की बात करें तो यहां पर इन स्टेट्स में जो भी ऊपर हमने डिस्कस की, इन सभी स्टेट्स के अंदर इसका प्रोडक्शन बहुत ही अव्वल दर्जे का होता है, काफी ज्यादा इनका प्रोडक्शन है।
और तुम ये बात मान के चल सकते हो, आप खुद भी अपने घर में देख लीजिएगा कितना कंजप्शन होता है इस चीज का। शुगर का हमारे यहां पर कितना कंजप्शन होता है, गुड़ का हमारे यहां पर कितना कंजप्शन होता है। सर्दियों के टाइम की बात करें, जैसा सीजन अभी चल रहा है, इसमें कंजप्शन ऑफ गुड़ या खंडसरी या फिर शुगर बहुत ज्यादा इसका कंजप्शन है। हमारे इंडिया में इतना है तो सोचिए हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमारे सामने चैलेंजेस भी हैं इसको लेकर के कुछ, कि ये सीजनल है इंडस्ट्री, हमारे यहाँ पे ओल्ड और जो मेथड है इसका प्रोडक्शन करने का वो बहुत ही पुराना है और थोड़ा सा इनहाइजीनिक भी है। अगर मैं गुड़ की और कंडसरी की बात करूं तो काफ़ी इनहाइजीनिक तरीके से इन स्टेट्स के अंदर प्रोडक्शन होता है इनका, जो शायद आज के टाइम में एक्सेप्टेड नहीं होगा। अगर उसको आप बनते हुए देख लें तो आप उसको शायद यूज़ ना करें। ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी डिले होता है क्योंकि फैक्ट्रीज से लेकर के, मतलब कैंस को फैक्ट्रीज तक पहुंचाना, फैक्ट्रीज से फिर इनको प्रोडक्शन लाइन तक, प्रोडक्शन लाइन से कंज्यूमर्स तक, काफ़ी टाइम टेकन प्रोसेस है। अब आ जाती है हमारी मिनरल बेस इंडस्ट्री, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज के लिए बहुत हो गया ना, लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन वापस से एक बार देख लीजिए हमने क्या पढ़ा अभी, शुगर इंडस्ट्री पढ़ा, इसके अलावा जूट इंडस्ट्री हमने पढ़ा और उसके अलावा कॉटन इंडस्ट्री हमने डिस्कस किया। याद रखें आप, इन इंडस्ट्री से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं और जो जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछेगा वो, जैसे अभी क्वेश्चन आया था कि इंडस्ट्रीज जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो किस तरह से बेस इंडस्ट्री होती है या कैसे वो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को रिलेट करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड टर्म के एग्जाम जो सैंपल पेपर है उसके अंदर। तो इस तरह के जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये याद रखना, इस बारी के टर्म 2 के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से ही क्वेश्चन आएगा जैसा मुझे लगता है, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो सीमेंट इंडस्ट्री वो आपसे पूछेंगे। तो याद रखें ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट था, इससे एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़िएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। मैंने कोशिश की सारे मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं वो कवर अप कर सकूं और इतना बड़ा आपको ना पढ़ना पड़े, छोटा छोटा पढ़ना पड़े, इसलिए मैंने पॉइंट्स बना दिए थे। होपफुली इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विल डिस्कस इट मोर इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए आप देखें, कहीं प्रॉब्लम है तो पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।